सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। हम लोग इस कक्षा में पूर्व में पढ़े हुए फल दीपिका पुस्तक या अन्य पुस्तकों से मिले हुए ज्ञान के आधार पर हम लोग उन सूत्रों को पुनरावृत्ति करने का प्रयास करते हैं। आज की कक्षा का प्रश्न है कि विद्या बुद्धि में समस्याएं क्या है, हम लोग कैसे कुंडली में देख सकते हैं। जब भी फलादेश करें तो कुछ ना कुछ तो प्रश्नों का आधार रहना ही चाहिए। हम लोगों ने जो कल की कक्षा में जिन सूत्रों को पढ़ा था, यदि किसी सदस्यों को याद है या नोट्स बनाए हों तो एक दो सूत्रों को कृपया पुनरावृत्ति कर दें। बोले कोई भी सदस्य। शायद ध्यान आप लोगों को नहीं है। नहीं याद आ रहा, मुझे लिखा है मैंने, अभी ध्यान बिल्कुल नहीं आ रहा एकदम दिमाग से। संभवतः हमने विपरीत राज्यों के कंडीशंस को देखा था। तो चलिए ठीक है, तो वहां पे तो चलिए ठीक है, वहीं से शुरू कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जहाँ प्रश्न विद्या बुद्धि का है, पहले तो विद्या बुद्धि के लिए उम्र को भी देखा जाता है। यह एक छोटे से बालक की कुंडली है। शनिदेव वृश्चिक राशि में है जन्म के समय, और अभी शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जन्म के समय शनि का अंशात्मक मान 21 था। अभी मीन राशि में जो शनिदेव गोचर कर रहे हैं, शनिदेव का अंशात्मक मान लगभग 6 अंशों के आसपास में है। शनिदेव एक अंश पार करने में लगभग एक महीने समय लगाते हैं। तो अभी यहाँ 26 अंश पहुंचने में अभी 20 अंश बाकी है, यानी कि 2.5, 5, 7.5, 10 वर्ष लगभग पूरे होने में लगभग 20 महीने बाकी है, यानी कि 8.25 वर्ष इस जातक का उम्र हुआ। यहाँ पर अंतर हमने लिख के छोड़ दिया है, अंतर राहु का चल रहा है। अंतर राहु का चल रहा है। तो सबसे पहले यह देखा जाए कि क्या दोनों में समानता है। जब भी हम लोग, अगर आज की कक्षा में हम लोग कुछ दशाओं के भी गुण धर्म का उपयोग करेंगे। महादशा स्वामी एवं अंतरदशा स्वामी के गुण धर्मों में समानता होता है तो कुछ अच्छे फल प्राप्ति होने के आसार बनते हैं। महादशा शनि की है, अंतरदशा राहु की है, तो शनि एवं राहु दोनों के सामान्यतः गुण धर्मों में काफी समानता है। एक यह नियम देखते हैं। दूसरा नियम हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि महादशा स्वामी से अंतरदशा स्वामी अगर शुभ भावों में हो तो फल अच्छे मिलते हैं, यह भी बात है। अब यहाँ पर महादशा स्वामी शनि देव और राहु देव में केंद्र का संबंध है एक दूसरे से, यह चौथे 10वें है, यानी कि महादशा स्वामी से 10वें है। यह भी अच्छा हो गया, 2 कायदे से अच्छे हो गए। तीसरा कायदा यह देखा जाता है कि क्या वह जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है। तो शनिदेव जिसे शत्रु मानते हैं उन्हीं की राशि में है, मंगल की राशि में है। नवमांश की बात की जाए तो शनिदेव स्वराशि के हो गए। शनि मंगल की बात की जाए तो यहाँ तत्कालिक मित्रता भी है। तो मंगल शनि को क्या मानता है, मंगल शनि को सम मानता है
और यह तत्कालिक मित्रता हो गया। इसलिए शनि की स्थिति यहाँ पर मंगल, मतलब जिसके घर में व्यक्ति रहे उसको देखा जाना चाहिए, हमारे गुरुजनों का कहना है। तो मंगल शनि को अब यहाँ पर मित्र मानेगा या शत्रु? मित्र मानेगा गुरु जी। पंचदह मैत्री के अनुसार मित्र मानेगा। और शनि भी पंचदह मैत्री के अनुसार यदि शनि मंगल को शत्रु मानता है तो यहाँ पर यह तत्कालिक मित्रता हो गया, यानी कि समता की स्थिति हो गई। कुल मिला जुला के ओवरऑल यहाँ पे शनि बुरे फलदाता बने या नहीं बने? नहीं बने गुरु जी, राशि परिवर्तन भी होगा दोनों का। ठीक है, वह भी एक योग बना कि केंद्र भाव एवं त्रिकोण भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हुआ। लगी है जिस बच्चे की कुंडली है, शायद हमें दूसरा बार देखने को मौका मिल रहा है। हमने उनके अभिभावक को कहा था कि जो ही उम्र हो जाए तो ये नहीं देखना है कि बच्चा अभी पढ़ रहा है, नौकरी करेगा तब शादी करेगा। रिश्ते जब पहले ही रिश्ते आ जाए, पहले रिश्ते में शादी कर दिया जाए। अच्छा, इसके बाद में तो शनि की स्थिति यहाँ पे अच्छी हो गई। लेकिन हम लोगों ने कल एक अलग क्लास चल रहा था तो वहां पे हम लोगों ने यह पढ़ा था, पूर्व के सूत्रों की थोड़ी परिचर्चा कर लेते हैं कि यदि ग्रहगण 10वें चौथे हो तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी कि कुंडली के 10वें भाव में जो ग्रह होता है वह लग्न को प्रभावित करता है, अपने कर्मों के बल से उस प्रकार का चरित्र का निर्माण करवा देता है। अब 10वें भाव में उदाहरण स्वरूप अच्छे स्थिति के देवगुरु बृहस्पति होंगे तो उनके गुण धर्मों के अनुरूप व्यक्ति काम करेगा। तो जिस प्रकार का काम करेगा व्यक्तित्व तो उसी प्रकार का निर्धारित हो जाएगा ना। जी गुरु जी। तो अब यहाँ देखा जाए कि शनि से 10वें कौन है, तो राहु है। राहु की स्थिति, जो शनि से 10वें राहु है उन्हीं की अंतर्दशा चल रही है। राहु देव किस स्थिति में है? तो राहु देव सूर्य को शत्रु मानते हैं और सूर्य भी राहु को शत्रु मानता है। तो यहाँ पर शत्रु राशि में है लेकिन समता की स्थिति में है। तो जब समता की स्थिति में होता है कोई ग्रह तो अपने आप में वह स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ पे राहु मित्र की राशि में है या शत्रु की? शत्रु की राशि में हो गया। दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन यह दोनों में तत्कालिक मित्रता भी है। इसलिए मित्र और सम, भले मित्र और शत्रु सम हो गए तो समता में स्वतंत्रता होती है। समता हो गया तो स्वतंत्रता हो गया, यानी कि राहु देव स्वतंत्र हो गए, जिस प्रकार चाहेंगे उस प्रकार के कार्य करेंगे। सूर्य उसमें बाधा नहीं डालेगा। या सूर्य समता, यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर विद्या बुद्धि के लिए फलादेश हो रहा है। बड़ा सूक्ष्म रूप से हम लोगों को समझना होगा। तो क्या राहु जिसकी अंतरदशा चल रही है, हम लोगों ने फलदीपिका पुस्तक में पढ़ा है कि महादशा स्वामी से ज्यादा विचार अंतरदशा स्वामी का करना चाहिए। अब यहाँ पर राहु के गुण धर्मों को अवलोकित करें। आखिर कुंडली किसी के पास में आती है तो जब तक उन्हें समस्या नहीं होगी तब तक आपको कुंडली नहीं देंगे वो देखने के लिए। कि देंगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और जब बच्चे की कुंडली आ जाए, खास करके विद्या बुद्धि से संबंधित, तो सभी कुंडलियों को छोड़ करके बच्चे की कुंडली को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो राहुदेव अब स्वतंत्र हो गए, तो फिर राहुदेव किस प्रकार का काम करेंगे? क्या राहु के उपाय किए जाए? क्या बच्चे को पढ़ने में मन लगेगा या नहीं लगेगा? तो राहु तो स्वयं भ्रमित अवस्था में रहते हैं, भ्रम की स्थिति डालते हैं। अचानक मन में कुछ आ जाना, कुछ आ जाना, कुछ आ जाना, कुछ आ जाना, कुछ आ जाना।
तो यह आप किस प्रकार का फल देंगे? तो फल जहां पे जिस राशि में राहु देव होते हैं या जिस ग्रह से युक्त होते हैं उस ग्रह के अनुसार फल देते हैं। तो प्रथम दृष्टया राहु देव सूर्य की राशि में है तो सूर्य के गुण धर्मों के आलोक में फल देंगे। सूर्य देव को देखा जाए कि सूर्य देव फिर कैसे है, चौथे भाव में ही है, बुध के साथ में है और अपने नीच राशि में है। तो सूर्य देव को नवमांश में भी देख लिया जाए, सूर्य देव शनि की राशि में है, अपने शत्रु राशि में है। सूर्य देव को यहाँ D24 कोण लिया है, इसमें यह अपने राशि में है। लेकिन वास्तविकता तो है कि सूर्य देव यहां से ये देखेंगे, लेकिन स्वभाव के बारे में तो यहीं से देखेंगे। तो पढ़ने के समय में यहाँ पर सूर्य देव भी अच्छे नहीं हुए, मन के भाव में नीच राशि के बैठ गए, तो क्या पढ़ने में मन लगेगा? राहु पर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। नहीं है। तो क्या यह जातक पढ़ने में मन लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा गुरुजी। दूसरे में शनि देव को देखा जाए, यह अष्टमेश भी है जो राहु को देख रहे हैं। हालांकि शनि का अंशात्मक मान 21 है, राहु का 17 है। अंशात्मक मान में करीबियां हैं, इसलिए राहु शनि के भी फल को देगा। शनि के द्वारा देखा जा रहा है, शनि चूंकि अष्टमेश भी है। तो क्या किया जाए? क्या मन स्थिर रहेगा या मन में विचलन होगी? मन में विचलन होगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, पढ़ता रहेगा, कुछ दिमाग में आ जाएगा, कुछ फिर 5 मिनट के बाद में वह आधा अधूरा काम छोड़ करके फिर नया काम शुरू कर लेगा, फिर उसको भी पूरा नहीं करेगा, फिर आधा अधूरा काम शुरू करेगा। यह इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाता है। गुरुजी तो मंगल से भी दृष्ट है राहु देव। हाँ, मंगल से भी दृष्ट है। शनि तो मंगल यहाँ पर अपने उच्च राशि में है, मंगल नवमांश में भी अपने उच्च राशि में है, तो स्वभाव तो अच्छा हो गया, लेकिन विद्या के लिए यहाँ पर ये हो गया, ये 11वें भाव में नीच के हो गए। तो नीच के ग्रह अब यहाँ पर नीच के हो गए, तो यह विद्या बुद्धि की कुंडली में इनकी दृष्टि पंचम भाव पर ऊंची की पड़ रही है। तो पंचम भाव से चाहे वह भले ही नीच के हो गए यहाँ के लिए कोई बात नहीं, लेकिन पंचम भाव पर तो जो वहां पर विद्या बुद्धि की बात आती है, वहां पर तो इनकी उच्च की दृष्टि है ना। यह तो 11वां भाव का फल है कि यह बुरा फल देंगे 11वें भाव के लिए, लेकिन पंचम भाव के लिए तो अच्छा फल देंगे ना। और यह मंगल का अंशात्मक मान 1 ही है, इसलिए हमने अभी मंगल को नहीं लिया, क्योंकि लग्न का अंशात्मक मान 18 है, 18 यहाँ पर है, तो यहाँ भी 18 के आसपास में ही माने। और यह 1 है, उससे बहुत पहले है। 18 में से अगर हम 15 कम करते हैं तो 3, यह मंगल देव 12वें भाव का फल देंगे। अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो यह कहाँ देखेंगे, तो एक अंशों के आसपास में अपने से ठीक 180 डिग्री पर देखेंगे। तो अपने से 180 डिग्री पर देखेंगे तो यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, अदृश्य दृष्टि हो गई, प्रभावी दृष्टि यहाँ के लिए हो जाएगी, क्योंकि मंगल अपने भाव से चलित कुंडली में इधर आ गए। तो यहाँ देखे 1 पर, फिर 8वीं दृष्टि देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे 1 अंश पर ही, जबकि मध्य कहाँ पर है, 18 के आसपास में है। पर कुंडलियों पर जाएंगे
तो वर कुंडली में यहाँ मंगल नीच राशि के हैं, यहाँ पर उच्च दृष्टि दे रहे हैं। अंतर क्या होगा? पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद का, अब यहाँ पर यदि मंगल D24 कुंडली में 11वें भाव में नीच के हो गए, उनकी दृष्टि 8वीं जो पड़ रही है पंचम भाव पर उच्च की दृष्टि, क्या प्रभाव डालेगा? कोई सदस्य बोल सकते हैं, विचार अपने दे सकते हैं। चलिए हम ही बताते हैं। तो जिस भाव पर किसी भी ग्रह की उच्च की दृष्टि पड़ती है वह उतना ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो विद्या बुद्धि के लिए मंगल देव उच्च की दृष्टि से देख रहे थे, विद्या बुद्धि विवेकशीलता अच्छा देंगे, अधिक देंगे, इसमें कहीं से कोई संशय की बात नहीं। परंतु नुकसान क्या दे रहे हैं? वह नीच के बैठे हुए हैं। उपलब्धि की जहां बात आएगी कि हाँ स्कूल में टॉप हो जाना, मेडल मिलना, या विद्या के बल पे कोई कार्य को हासिल कर लेना, उन सभी चीजों में समस्याएं आएंगी। तो क्या वर्तमान में उम्र के इस पड़ाव में क्या उसकी आवश्यकता है? तो हाँ, अब यह उम्र हो चुका कि 10 से 11 वर्षों के आसपास में, अभी तो नहीं लेकिन 10 से 11 वर्षों के बाद में, जब क्लास 5 के बाद में व्यक्ति 6 में जब बच्चा जाता है तो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है और आदर्श विद्यालयों में एडमिशन के लिए, यानी कि अच्छे विद्यालयों में। जैसे कि मेरा ही लड़का CHS में एडमिशन हुआ था, क्लास 5 तक अपने घर पे रह के पढ़ा, 6 के लिए वह CHS में गया वाराणसी, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर गया। तो उसका समय आया, आने ही वाला है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो रिजल्ट होता है, उपलब्धि हम लोग किस भाव से देखते हैं? जी 10म भाव से देखते हैं। 10th भाव से कार्य छठे और मेडल वगैरह मिलना। छठे भाव से कंपटीशन गुरुजी। 11वें भाव से। उपलब्धि, हाँ उपलब्धि लाभ है। तो अब ये इस बच्चे का कार्य तो अभी 10th भाव का कार्य व्यवसाय थोड़े है कि हाँ भाई नौकरी मिलना है, क्या मिलना नहीं, वो तो अलग बात। तो उपलब्धि इसका क्या हो गया? तभी विद्या से ही उपलब्धि मिलने हैं, इसको विद्या से उपलब्धि मिलना है, विद्या से ही तो उपलब्धि मिलनी है। तो वह विद्या वाले कुंडली से, तो ये हम वहां की बात है, सालों से बात छोड़ी। अभी आते हैं विवेक, मन की अस्थिरता। तो मन के अस्थिरता का तो पता चला, यहाँ शनि एवं राहु के संबंधों से पता चला कि अभी मन की जो अस्थिरता है वह बनी हुई है। तो क्या इस जातक के भाग्य में विवेकशीलता है या नहीं है? तो प्रथम दृष्टिया यहाँ पर देखा जाए, शनि देव हैं जो अष्टमेश हैं, यह अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन यह कुछ ही दिनों तक अवरोध करेंगे। कब तक करेंगे? तो यदि अष्टमेश पंचम भाव में बैठता है, यदि अष्टमेश पंचम भाव में बैठता है तो समथिंग अबाउट 13-14 वर्षों तक यह अवरोध उत्पन्न करता है। उसके बाद से यह धीरे धीरे ठीक होने लगता है, या 9-10 वर्षों से भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो अब शुक्रदेव तो चौथे भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थेश का पंचम भाव में बैठना अच्छा ही बात है, लग्नेश का पंचम भाव में बैठना अच्छी ही बात है। तो जिस भाव में चतुर्थेश एवं पंचमेश विद्या बुद्धि के भाव में बैठे हुए भी ठीक है। क्या भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में हैं तो भाव के स्वामी भी अपने से तीसरे बैठे हुए हैं। तीसरा भाव गतिशीलता का होता है, पराक्रम का होता है, यह भी ठीक है। तो विवेकशीलता तो बच्चे में दिख रही है। भाव के स्वामी अपने उच्च राशि में हैं, परंतु बलहीन होने के कारण, बलहीन होने के कारण शायद उतना फल यह न दे समस्या, पाए। शायद उतना फल ना दे पाए यहाँ पर, इसलिए यहाँ में विवेकशील। हाँ जी बोला जाए। अष्टम की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। हाँ,
तो हाँ, विवेकशीलता मंगल के कमजोर होने से, अंशात्मक मान कमजोर होने से हुआ। अब आते हैं कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं कि क्या इस जातक के मन में पढ़ने के प्रति या अपनी विवेकशीलता बढ़ाने के प्रति कुछ सकारात्मक इच्छाएं हैं या नहीं है, क्या इसके भाग्य में है या नहीं है उत्तम बुद्धिमत्ता। तो उत्तम बुद्धिमत्ता देखने के लिए हम लोग पंचम भाव से 11वें भाव को देखेंगे, क्योंकि 11वां भाव ही इच्छा प्रदान करता है। हम सभी ने पढ़ा है ना बेसिक की बातों में कि कुंडली का 11वां भाव किन चीजों को दर्शाता है, लग्न की इच्छा को दर्शाता है ना। जी गुरुजी। ठीक उसी प्रकार यही नियम है कि आप बुद्धिमत्ता की इच्छा भाव जो यहाँ बना तीसरा, लग्न की इच्छा, हाँ लग्न से तीसरा, लग्न की इच्छा तो 11वां भाव हो गया, तो पंचम भाव का इच्छा 5वें से 11वां। यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं, इनका अंशात्मक मान लग्न के अंशात्मक मान के बराबर है, लग्न के अंशात्मक मान के बराबर है, बराबर है। एवं ये लग्नेश के मित्र भी हैं, लग्नेश के मित्र भी हैं एवं पंचमेश के भी मित्र हैं। यहाँ पर पंचम भाव को लग्न माना जाए तो ये पंचम भाव के स्वामी के मित्र भी हैं, इसलिए यह अच्छे, तो यह जो है यह अंतरात्मा की इच्छा को दर्शाता है कि विद्या बुद्धि विवेक के लिए अंदर से कि क्या यह बच्चा चाहता है कि नहीं कि मैं विवेकशील बनूं, तो अंदर की चाह को दर्शाता है कि बच्चा विवेकशील बनना चाहता है, परंतु उसमें फिर बाधाएं क्या है कि पढ़ने में मन नहीं लगाता। एक तो यहाँ पर स्थितियां उत्पन्न हुई कि सूर्य देव यहाँ पर क्या है, तो सूर्य देव यहाँ पर अपने नीच राशि में है, बुध के साथ में है, तो खैर यहाँ पर बुधदेव अपने मित्र की राशि में है, यह 12वें एवं तीसरे भाव के स्वामी होकर के अकारक बन के बैठे, ठीक है, कुछ यह भी स्थितियां गड़बड़ है। लेकिन भावेश जो है भाव का स्वामी अंशात्मक मान से ठीक ठाक ही है, अंशात्मक मान से ठीक ठाक है। शुक्र मंगल को सम मानता है और मंगल भी शुक्र को सम मानता है, तो सम और सम मित्र, मतलब कि तत्कालिक मित्र, और यहाँ समता की स्थिति है, इसलिए मित्र और सम क्या हो गए, मित्र ही हुए ना, मित्र हो गए। मित्र और मित्र की राशि में है, अंशात्मक मान से भी ठीक ठाक है, उतना गड़बड़ नहीं है। चंद्रमा की भी बात की जाए तो चंद्रमा 8 अंशों का है, यह भी गड़बड़ नहीं है, चंद्रमा अपने मित्र राशि में है, गड़बड़ नहीं है। फिर भी जातक के मन में भ्रम क्यों है, यह पूर्व की कक्षाओं पर आधारित ही इसको अभ्यास कक्षा के तौर पर आप सभी ले सकते हैं। हम बार बार आप लोगों से प्रत्युत्तर चाहते हैं, आप लोग नहीं देते हैं, हम तो पुनः आते हैं उसी विषय वस्तु पर। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि यदि किसी भी ग्रह का अंशात्मक मान खास करीब हो, वह ग्रह एक दूसरे को भले ही दृष्टि दे या नहीं दे प्रभावित अवश्य करते हैं। यहाँ पर देखा जाए राहु का अंशात्मक मान 17 है, देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान भी 17 है। राहु अदृश्य रूप से देवगुरु बृहस्पति को प्रभावित कर रहे हैं, हल्का बुरा तो इसको एक ही है। हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे सभी लग्नों के कुछ योग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि कर्क लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अच्छे फल नहीं देते। हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा?
जी पढ़े थे। जी गुरु जी पढ़- हाँ चंदन जी, पहले आप अपना प्रश्न रख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुरु जी प्रश्न तो निकल गया गुरु जी, अब आप जो बता रहे थे निकल, तो ध्यान चला गया। अच्छा चलिए, चलिए इस कुंडली को आज ही पूरे हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच के जाएंगे, फिर उसके बाद में अगली कक्षा में कोई अगली कुंडली रहेगी। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी राहु के द्वारा देवगुरु बृहस्पति भी प्रभावित हो रहे हैं। तो यह सकारात्मकता थोड़ा कम हो गया, राहु की ही अंतर्दशा चल रही है, जिससे यह वाली बातें आई। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि को भी राहु देव देख रहे हैं, तो इस राशि को भी प्रभावित किए, यानी कि मन न लगने का कारण जड़ कहाँ से मुख्य रूप से उत्पन्न हो रहा है, बच्चे के जीवन में क्या बुद्धिमत्ता के योग है या नहीं है। उपलब्धि की बात छोड़ा जाए, उपलब्धि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि वह टॉप आउट होगा कि नहीं होगा। बहुत से बच्चे होते हैं कि पढ़ने में बहुत बढ़िया रहते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, जवाब भी देते हैं या अभी रहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण बस चाहे जो हो, जब परीक्षा देने जाता है तो 2-4 नंबर से आगे पीछे होकर रह जाता है, यानी कि उपलब्धि नहीं मिलती। लेकिन जिसे उपलब्धि मिलता है उससे यह कई गुना आगे रहता है। वह अलग प्रश्न है कि आप अभी तक के चर्चा के आधार पर हम लोगों ने क्या पाया, क्या त्रुटियां इसमें दिख रही है। देव गुरु बृहस्पति की कमी दिख रही है गुरु जी। मुझे तो राहु लगे। देवगुरु सबसे बृहस्पति का मान अंशात्मक मान राहु का अंशात्मक मान के बराबर है। हाँ, तो मुख्य और और हाँ, एक तो ये हो गया, और दूसरा यह भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई पापाग्रह किसी भी राशि को देखता है तो उस राशि के स्वामी को पीड़ित कर देता है। तो एक तो अंशात्मक मान के कारण, अंशात्मक मान सेम है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति को इन्होंने पीड़ित किया। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ये इनकी मूल त्रिकोण राशि देखी जा रही है, इसको इन्होंने पीड़ित किया। तो देवगुरु बृहस्पति राहु के द्वारा पीड़ित हो गए, देवगुरु बृहस्पति राहु के द्वारा पीड़ित हो गए। और यहाँ पर चंद्रमा एवं शनि की युति है, हालांकि चंद्रमा 8 है, शनि 21 है, अंशात्मक मान में काफी दूरियां हैं, 13-14 अंशों की दूरियां हैं। तो शनि एवं राहु, शनि जो है और राहु, शनि और चंद्रमा की जो युति है, भले ही कम ही सही, नगण्य ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रभाव देने का प्रयास कर रहा है। क्या? तो भ्रम का। ये हल्का फुल्का है, 9 के बराबर है। अगर यह राहु के द्वारा अगर यह गुरुदेव पीड़ित नहीं होते, 8वां भाव आने वाले समय की सोच के लिए है, तो राहु देव यहाँ देख भी रहे हैं अष्टम भाव को, और अभी गोचर में भी राहु देव 8वें भाव में ही, इसी भाव में ही है। इसलिए यहाँ जो सोचने की क्षमता बच्चों का है, यह बच्चा पढ़ने बैठता है तो अनावश्यक रूप से आगे की बात कुछ इसको याद आ जाता है मन में, ऐसी संभावनाएं बन रही है, जिसके कारण पढ़ने में मन नहीं लगाता और खराब होता जा रहा है। और वर्तमान में गोचर की बात की जाए तो और नुकसानदायक इसलिए हो गया कि प्रथम दृष्टिया यह शनि से 10वें राहु है, यह शुभ फल प्रदाता दिख रहे हैं, परंतु गोचर का भी तो फल लगता है ना। तो गोचर में शनि देव 9वें भाव में है, एवं शनि से 12वें राहु देव का गोचर है। तो गोचर में यदि महादशा स्वामी से, यदि गोचर में महादशा स्वामी से अंतरदशा स्वामी 12वें हो, तो उसका 12वें का फल मिलेगा कि ना मिलेगा? मिलेगा गुरुजी। अब यहाँ पर अन्य विद्वान लोग हैं, थोड़ा चंदन जी भी बोले, थोड़ा अन्य सदस्य भी बोले, आप ही लोग हम ही केवल बोलते रह जाते हैं, तो थोड़ा सा ये लगता है। चंदन जी आप कुछ बोलेंगे इस पर?
शायद वो नहीं हमारी बातों को सुन रहे हैं, कहीं चले गए होंगे या अगल बगल में। गुरुजी, यहाँ पर अगर हम शनि महाराज के गोचर की बात कर रहे हैं और राहु महाराज के गोचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 12वें भाव में बैठ ये 8वें भाव में राहु देव बैठकर तो भ्रमित तो कर रहे हैं बालक को, लेकिन भ्रमित करने की जो हम अवस्था देख रहे हैं वहां पे सूर्य देव को भी हम यहाँ पे मान सकते हैं कि सूर्य देव भी अब यहाँ पर आ गए, तो थोड़ी सी इनको परेशानी हो सकती है ज्यादा। हाँ, तो सूर्य देव तो 1 महीने ही रहेंगे ना, फिर हाँ तो वह राशि बदल लेंगे। आज आए हैं या कल आए हैं या जी रात्रि जी में जी, हाँ जी, जैसे, रात्रि में आए हैं। हाँ अभी तो हाल फिलहाल में है। तो जी कहने का मतलब यह है कि अभी महादशा अंतर दशा स्वामी को ही आलोक में लिया जाए तो वह कुंडली में स्थिति के आधार पर भी फल देते हैं, तो गोचर के आधार पर भी फल देते हैं। जी बिल्कुल। तो हम सबों को सभी को आलोकित करते हुए फिर हम लोगों को निर्णय पे पहुंचना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ भी लग्न कुंडली के आलोक में भी हम लोगों ने देखा तो कहीं ना कहीं यह अंतरदशा स्वामी राहु देव ही समस्या दे रहे हैं, और जी अंतर और गोचर को भी लगा करके देख रहे हैं। गोचर से भी तो यह गोचर में भी राहु देव जन्म कुंडली के सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और यह गोचर में महादशा स्वामी जहां जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उससे 12वें यह गोचर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो गोचर में भी महादशा स्वामी से अंतरदशा स्वामी 12वें होगा, तो नियम तो एक ही लगते हैं। गुरुजी, मुझे तो इस बालक की अभी तबीयत खराब लग रही है, जैसे दाहिनी आंख में काफी समस्या का सामना इसको करना पड़ रहा है, ऐसा मैं इसको लग रहा था, इसलिए मैंने सूर्य देव की तरफ ध्यान थोड़ा सा खींचा है। चलिए ठीक है, हम इन आपके आशंकाओं को हम ये नहीं करते, लेकिन हाँ ठीक है। क्योंकि तो कई बार क्या होता है कि बालक के ना पढ़ने का कारण थोड़ी सी शारीरिक परेशानी भी हो सकती है। हाँ चलिए ठीक है, हम आपके इस आशंका को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन प्रश्न पर ही यदि हम लोग प्रश्न पर ही केंद्रित रहें। हाँ जी, प्रश्न यही है ना कि पढ़ क्यों नहीं पा रहा, हमारे मन भ्रमित क्यों हो रहा है, तो भ्रम का प्रमुख कारण बना कि राहु देव बने या नहीं बने। हाँ राहु देव बने, 100% राहु देव बने, लेकिन जो उसको शारीरिक परेशानी हो रही है वो भी एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। हाँ, तो वन ऑफ द बिगिनर्स हो रहा है, तो वो भी किसके कारण हो सकता है, राहु देव के कारण। राहु देव के कारण और लग्न कुंडली में सूर्य के नीच हो जाने के कारण। जी बिल्कुल। शुक्रदेव तो यहाँ ठीक ठाक ही है। तो जब अगर हम राहु का उपाय करते हैं तो पढ़ने में मन भी लगेगा, और आंखों में आने वाली अगर संभावित अगर आशंका भी है तो उसकी भी समाप्ति हो जाएगी। जी बिल्कुल। होने की संभावनाएं बनती है कि नहीं बनती है? 100%। तो यदि हमारी मन में भी वह आशंका था, लेकिन हमने इसलिए नहीं कहा कि हमारा आदत ही वही बन चुका है कि यदि जो प्रश्न हो उसी के आलोक में अगर वह भी ठीक ठाक हो जाने वाला हो तो फिर उसको चर्चा ही क्यों किया जाए। अगर वह समस्याएं अभी नहीं आई है, आने वाली है, तो हम यही उपाय कर लेंगे तो अपने आप वह भी ठीक हो जाएगा। जी गुरु जी बिल्कुल। गुरु जी तो बुध से पंचम केतु है, तो वो नुकसानदायक नहीं ज्यादा कर रहा है। ठीक है, बुध से पंचम केतु है, तो केतु 8वें भाव में है। ठीक है, यह अनुसंधान या शोध के लिए प्रेरित करता है, या आगे की सोचने के लिए या वास्तविक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो यदि हम लोग केतु को शांत वगैरह करेंगे या कुछ करेंगे तो फिर तो वह अपने से सोचकर निष्कर्ष निकालने की क्षमता में कमी आ जाएगी ना। गुरुजी, वैसे भी यहाँ पर बुध जो अस्त है और राहु के अंशात्मक मान के बराबर ही मानेंगे, क्योंकि 1917 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बुध भी यहाँ पर थोड़ा सा पीढ़ी मतलब अच्छी स्थिति में नहीं दिख रही। हाउएवर प्रथम दृष्टा ऐसा लग रहा है कि वो मित्र की राशि में है और अपने से दूसरा होकर बैठे हैं। हाँ, लेकिन ये अकारक भी तो है। हाँ जी, अकारक भी है साथ में। ठीक है, बहुत अच्छा बात तो आपने कहा। इस स्थिति को भी हम मतलब झुटला नहीं सकते कि इसको छोड़ा जाए। नहीं, बात सही है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक बात आती है, जब बुधदेव ठीक कैसे होते हैं?
बुधदेव ठीक कैसे होते हैं, हम कर क्या रहे हैं, उपाय क्या कर रहे हैं, उसका फल हमें क्या मिलने वाला है। तो जब हम मन की स्थिरता की बात करेंगे, यदि राहु को कुछ ठीक करते हैं तो कुछ मन में स्थिरता आती है। तो जब स्थिरता आएगी तो हम पढ़ने लिखने के प्रति थोड़ा सा पहले से ज्यादा सजिंदगा मतलब जो होगा। तो जब हम लिखने पढ़ने में थोड़ा सा अगर चाव रुचि बढ़ेगी तो बुधदेव तो अपने आप धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। हम सबों ने यह पढ़ा है, पुस्तक में भी हमारे गुरुजनों ने भी कहा, आदरणीय जनों ने भी कहा कि जिस ग्रह को प्रसन्न करना हो उस ग्रह से संबंधित कार्य करना शुरू कर दो, वो ग्रह अपने आप धीरे 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 आपके आचरण के अनुसार ठीक हो जाएगा। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं तो आप कहते हैं कि अपने गुरुजनों की थोड़ा आदर सत्कार करो, उनका अनादर मत करो। शुक्र खराब होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि महिलाओं का आदर करो, अनादर मत करो, तो शुक्र ठीक हो जाएंगे। ऐसे हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी बिल्कुल कहते हैं गुरुजी। जैसे तो आपने बताया भी है, हर बार हम लोगों को सिखाया भी है कि राहु देव तो हमेशा व्यवहारिक तरीके से ही ठीक होते हैं, व्यवहारिक तो इसमें प्रयास करने चाहिए। हाँ, तो अब यहाँ पर बुध देव को ठीक करने के लिए अगर किसी व्यक्ति की कुंडली हो, हम उनको कहें कि राहु की भी पूजा कीजिए, हवन कीजिए, बुध की भी हवन पूजा कीजिए, फलाने के, तो क्या व्यक्ति पूजा ही केवल करता रहेगा? तो पूजा करने के लिए, चाहे हवन करने के लिए किसी खास एक ग्रहों का चुनाव किया जाता है कि हम करें तो करें क्या। हम करें तो करें क्या। अब यहाँ पर राहु देव गुरु बृहस्पति अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, राहु देव यहाँ गोचर कर रहे हैं। गोचर में भी राहु गुरु को प्रभावित कर रहा है। बुधदेव की बात छोड़िए ना, बुधदेव तो 15-20 दिन में, 20-25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो गोचर में हम लोगों को लंबे दिन चलने वाले ग्रहों पर विचार करने चाहिए। तो प्रमुख से दृष्टिया से कहां से कैसे हुआ, प्रमुख दोष कारक ग्रह कौन बने? अंतरदशा स्वामी ही बने या कोई और दूसरा बना? अंतरदशा स्वामी। अंतरदशा स्वामी बना। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने किसी सूत्र को हम लोगों ने पढ़ने का तो प्रयास किया, लेकिन घूम फिर के टल के चले आए कुंडली फलादेश पर ही। तो खैर फलादेश भी हुआ, अच्छा ही हुआ। तो क्या उपाय करने चाहिए राहु देव का? इनकी मम्मी को बहुत ध्यान रखना चाहिए और खुद बैठकर पढ़ाना चाहिए। बस उसी से राहु का उपाय हो जाएगा या कुछ और करने पड़ेंगे? बाकी गुरुजी आप बेहतर बताना चाहिए। हम है, तो हम गुरु जी जहाँ तक किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, बढ़िया मतलब अच्छे ब्रांडेड स्कूल में पढ़ता है क्या? ये तो सुनील जी के माध्यम जी से जी, अच्छे स्कूल में पढ़ता है। हाँ, किसी अच्छे ब्रांड के स्कूल में पढ़ता है ये अच्छा, क्योंकि जो बुध है मतलब उसके पीछे तो गुरु है, आगे चंद्रमा और शनि और शुक्र भी है। लेकिन यही मुझे तो यही लग रहा है गुरु जी की बुध से पंचम केतु जो है वो या तो बहुत गहराइयों में ले आके चीजों को भटका भी दे रहा है, कट भी कर दे रहा है। लेकिन आगे चल के भविष्य मतलब अभी के तो नहीं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, करीब 25-26 का उम्र पार कर लेगा, तो अच्छे विद्या बुद्धि का अर्जन करेगा, गहराइयों से चीजों को सीखेगा, अच्छा नाम कमा सकता है, क्योंकि एक अच्छा योग इसकी कुंडली में है भी। हाँ, तो अभी वर्तमान में केतु को कुछ न किया जाए, क्योंकि मन जब स्थिर होगा ना तो वह कुछ लंबे देर तक बैठकर पढ़ेगा, बुध अपने आप ठीक हो जाएंगे। वैसे अभी चौथे भाव में बुधदेव हैं, ठीक है। उन्होंने जो छवि जी ने कहा कि माता के द्वारा, तो हम गाइडलाइन प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अवलोकन करें कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ा, होमवर्क पूरा किया कि नहीं किया। कम से कम इतना तो कमांड करे ही करे। यदि हो सके तो जहां तक हो सके कुछ ज्ञान भी दे, कुछ पढ़ाने का प्रयास करे। नहीं तो कम से कम इतना जरूर प्रतिदिन पूछे एक निश्चित समय पर, और पूछे तो एक निश्चित समय पर पूछे कि हाँ होमवर्क पूरा किए कि नहीं, विद्यालय में क्या पढ़ाई हुई कि नहीं हुआ, इन सभी बातों पर। और गुरुजी अब इसके उपाय क्या है? अब ना इसका क्या है कि पढ़ने बैठेगा, इसको ये होता है मुझे सब कुछ आता है, ओवर कॉन्फिडेंट है ये,
सब कुछ करके फटाफट भाग जाता है, देखता नहीं है, उसमें गलती कर जाता है ये। हाँ तो वही तो ओवर कॉन्फिडेंस तो राहु ही देते हैं ना। बुध से 11वें राहु है ना, बुध से 11वें राहु है तो वो परेशानी तो देंगे ही। हाँ तो उस सभी का जड़ तो घूम टहल के राहु ही बना ना। तो अब इसका क्या उपाय किया जाए, क्योंकि तो ये एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो गया, दिमाग में बहुत है गुरुजी, मतलब दिमाग तो इसमें हम लोग कंप्यूटर है दिमाग का, तो ये हाँ तो राहु को प्रसन्न किया जाए, दूसरा शांत भी ना किया जाए। राहु को शांत ना करके राहु को प्रसन्न किया जाए। गुरुजी एक बात कहूँ यहाँ पे मैं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं जैसे ये देख रही थी कि यहाँ पे जो माँ है वो शुक्र है और बालक जो है वो चंद्रमा है। तो माँ जो है शुक्र वो मंगल की राशि में है, तो माँ भी खुद बहुत एनर्जी वाली है, उनको भी बहुत व्यस्तता रहती है। हाँ उनको जी थोड़ा टिक के बैठने की जरूरत है और चंद्रमा को लेकर बैठने की जरूरत है। सही बात है। इसकी मम्मी बहुत ज्यादा बिजी रहती है। हाँ जी, 10 बजे के बाद ऑफिस में रहेंगे। क्योंकि माँ खुद मंगल की राशि में है तो बहुत व्यस्तता है उन्हें, बहुत काम है। उसके बाद दिन भर ऑफिस में और मंगल के साथ हम लोग का तो हो जाएगा 6 बजे से 6 बजे। आनंद जी, तो यहाँ पर माँ भी बहुत बिजी है, तो थोड़ा समय निकालेंगे तो ये टिक जाएंगे। हाँ तो आशा करते हैं कि ये उपाय यदि राहु देव का किया जाए, स्तुति किया जाए, हवन किए जाए स्तुति मंत्रों से, क्योंकि अग्नि तत्व में बैठे हुए हैं तो अग्नि के सहारे ही उपाय किए जाए तो स्तुति सबसे ज्यादा उत्तम होगा। प्रसन्न करना है, ना कि इनके शांत करने हैं इन्हें। शनि के द्वारा दृष्टि भी है, हालांकि कुंडली में काल सर्प दोष है, वह अलग विषय वस्तु है। क्या यह दोष प्रभावी है कि नहीं है, तो यह दोष उतने प्रभावी नहीं है, क्योंकि शनि के द्वारा दृष्ट है। शनि का अंशात्मक मान 21 है, 17 है। जब राहु के द्वारा जब ये बनता है काल सर्प दोष, और किसी भी ग्रह से जब पूर्ण दृष्टि में रहता है तो वह थोड़ा कम प्रभाव देता है, वह थोड़ा कम प्रभाव देता है, इसलिए उतना चिंता करने की बात नहीं है। जिसके कुंडली में कालसर्प दोष बने हुए होते हैं, थोड़ा सा जीवन शुरू में संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन बड़े ऊंची उपलब्धियों को भी वह पाता है। तो बड़ी उपलब्धि पाने के लिए तो बड़े समस्याओं के दौर से गुजरना ही पड़ता है, इसलिए कालसर्प दोष पर उतना चिंता न करना है। और हम आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं।